हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की बात करते हैं तो बिल्कुल आप भी जानते होंगे कि एक नए शुरुआत के साथ, खास करके एक नए बिंदु के साथ हम अपने क्लास में जुड़ने वाले हैं, जिसमें अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय की बात करेंगे। प्रशासनिक परिचय हम बड़े स्तर पे देखे थे। कल हमने चर्चा भी किया था कि हमारे प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले जो विभिन्न लोकेशन होते हैं, उन लोकेशनों के हिसाब से क्या क्या संबंध होते हैं और नंबर के आधार पे हम प्रशासन को किस आधार पे डिवाइड करके देखते हैं। साथ ही साथ हमने जो प्रमुख पहलू होता है क्वेश्चन को बनने वाला, वो होता है हमारे यहाँ पे मंडल और नगर निगम का, तो उनको भी देखने की कोशिश किया था मैप के सहारे कि कौन कौन से मंडल और कौन कौन से नगर आपके क्या हो जाते हैं, कहीं न कहीं आपके प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर जो यहाँ पे बात करें तो दो चार क्वेश्चनों के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रमुखता से ध्यान रखिएगा कुछ एक क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पत्र का हिस्सा बनते हैं, अगर जो उसकी बात करते हैं तो सीधा सा एक संदर्भ आपको नहीं मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, खास करके जब हम बात करते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारा जो मैप है, हमारा जो चिन्ह है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का है। और इसकी जब बात करते हैं तो कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के, आपका जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ठीक है, एक बिंदु था, क्वेश्चन का स्वरूप था, और ये क्वेश्चन जो था वो आपके ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी या फिर यूपी कांस्टेबल और यूपी के संदर्भ में जो स्वास्थ्य विभाग, इस तरीके से अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, उनको आधारित करते हुए कहीं न कहीं प्रीवियस क्वेश्चन ही आपके सामने रखे जाते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन जो उसके द्वारा दिया गया था वो दिया गया था ए, मछली, अर्थात हमारे राजकीय चिन्ह में मछली नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बी होता है धनुष, क्या नाम होता है, बी की अगर बात करते हैं तो बी हो जाता है धनुष। सी की अगर बात करते हैं तो सी होता है हमारे यहाँ पे तीर, क्या हो जाता है, सी हो जाता है तीर। और डी की अगर बात करते हैं तो डी क्या होता है, तो डी ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे है मोर। ठीक है, क्या हो जाता है, मोर की जब बात करते हैं तो ये आपको देख मिलता है। तो अब बताइएगा कि हमारे जो राजकीय चिन्ह की बात की जाती है तो इस राजकीय चिन्ह के अंतर्गत कौन सा बिंदु आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम चलेगा, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हम बात करें किसको आधारित करते हुए, राजकीय चिन्ह की जब बात करते हैं तो इस राजकीय चिन्ह के अंतर्गत कौन सा पहलू आपका समाहित नहीं किया गया है। तो आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, अगर जो हम उसको निर्देशित करने की बात करें तो हमने कल चर्चा भी किया था, चिन्ह को दिखाया भी था, और पुनः एक बार उसको हम यहाँ पे देखने की कवायद भी करें तो आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश का जो लोगो है, खास करके गवर्नमेंट का, उस लोगो में जो विभिन्न पहलू आपके आधारित किए गए हैं वो आपको दे मिलता है किसके रूप में, तो वो हो जाता है, एक है तीर धनुष, तीर धनुष के साथ मछलियां हैं, और मछलियों के साथ अगर देखा जाए तो आपकी नदियों का स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ पे जो बिंदु आपका संदर्भित हो जाता है वो हो जाता है मोर। क्यों, क्योंकि मोर की जब बात करते हैं तो मोर आपका इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, मोर की जब बात करते हैं तो मोर का संबंध आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक मिलता जुलता क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का क्या हो जाता है, क्योंकि हम अपने प्रदेश की बात करते हैं तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, क्या है, राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है। पुष्प के रूप में अगर जो देखा जाए तो ये क्वेश्चन पुनः आपके यूपी पुलिस और यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम होता है, पहला आपका पलाश, हालांकि पलाश कम, इसको टेसू नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया टेसू। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका दूसरा था गुलाब, पलाश या जिसे टेसू कहा जाता है, इसके अलावा गुलाब। इसके अलावा अगला जो था वो था नील कमल, क्या नाम था, नील कमल। और नील कमल के अलावा अगर बात करें तो आपका अगला जो था वो था चंपा, क्या नाम था, अगला जो था वो था चंपा। तो इस तरीके से चार ऑप्शन क्या किए गए थे, यहाँ पे आपके दिए गए थे। तो इस बिंदु को आधारित करते हुए आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल ही हमने चर्चा किया था हमारे यहाँ का जो क्या है, खास करके राजकीय पुष्प है, उसका नाम है टेसू, और इस टेसू को हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इसको हम पलाश भी नाम देते हैं। और इस पलाश को खास करके फायर ऑफ जंगल भी कहते हैं, अर्थात जंगल की आग भी संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है, इसको जंगल की आग भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टेसू या पलाश या जिसे हम जंगल की आग कहते हैं, ये वर्तमान में हमारे प्रदेश का क्या है, राजकीय पुष्प हो जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से क्वेश्चनों का ही संदर्भ था और उसमें एक बिंदु था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। और राजकीय पक्षी की जब बात करते हैं, आप भी जानते हैं स्टेट बर्ड की, तो वो कौन सा आपको देखने को मिलता है। तो राजकीय पक्षी है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या होता है। तो ऑप्शन की जब बात करते हैं तो एक था आपका सारस करके, क्या नाम था, एक ऑप्शन था आपका सारस। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन था आपका मोर, क्या नाम था, दूसरा जो ऑप्शन था वो था आपका मोर। मोर के अलावा अगर बात करते हैं तो जो तीसरा ऑप्शन था वो था आपका तोता। पैरेट की जब बात करते हैं तो तोता आपका तीसरा ऑप्शन था। और चौथा जो था वो था आपका डी अर्थात कोयल। कोयल की जब बात करते हैं, कोयल सी तेरी बोली, तो बहुत सारे लोग कुकू कुकू कर रहे थे। खास करके उन्हें पता होना चाहिए कि कुकू कुकू तब होता है जब क्या होती है, ठंड लगती है, पता चलता है पड़ोसी आपको रजाई दे दे। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुकू कुकू नहीं करना है, केवल ये जवाब देना है कि हमारे प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है। ठीक है, तो राजकीय पक्षी की जब बात करते हैं तो कल ही हमने बड़े स्तर पे चर्चा किया था कि हमारे प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, इस पक्षी की जब बात करते हैं तो इस पक्षी का जो संदर्भ हो जाता है वो क्या होता है, तो वो आपको मिलता है सारस के रूप में। किसके रूप में? सारस की जब बात करते हैं तो सारस के रूप में प्रमुखता से आपको देख मिलता है। और इसको हम अपने यहाँ पे एक और नाम देते हैं जिसको नाम दिया जाता है क्रोंच। क्या नाम दिया जाता है? इसको हम अपने यहाँ पे क्रोंच की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? सारस, या जिसको हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोंच की भी संख्या देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोंच की जब बात करते हैं तो इस क्रोंच का संदर्भ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके ये सारे प्रश्न के आकार हैं, प्रश्न के प्रकार हैं, जो कि आपके प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके प्रश्नों में क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं पूछा गया है। क्लियर है? प्रश्नों के संदर्भ की अगर बात करते हैं तो यहीं पर ही एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, खास करके पूछा गया था भाषा को आधारित करते हुए। और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि उर्दू को क्या करा है, उर्दू को किस वर्ष क्या करा है, उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकारी भाषा के रूप में चयनित किया गया। क्या करा है, उत्तर प्रदेश के क्रम में उर्दू को किस वर्ष सरकारी भाषा के रूप में चयनित किया गया। भाषा के क्रम में अगर बात करें तो हमारे प्रदेश की जो भाषा होती है उर्दू, इस उर्दू की जब बात करते हैं तो उर्दू को कब चयनित किया गया। देखा जाए तो इसके जो ऑप्शन होते हैं वो आपको जो मिलता है सन 1987। कब? सन 1987 की जब बात करते हैं तो एक, इसके अलावा बी की जब बात करते हैं तो ये होता है सन 1989। कब? सन 1989 प्रमुखता से। 89 के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला जो क्रम होता है सन 1989 के अलावा अगला जो क्रम होता है वो हो जाता है सन 1991। क्या होता है? सन 1991 प्रमुखता से। और इसके अलावा बात करते हैं तो तीसरा होता है सन 1999। क्या हो जाता है? सन 1999। तो इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा। हमने पीछे भी चर्चा किया था कि हमारे यहाँ पे दो भाषाओं का संबंध होता है, एक होता है हिंदी और एक होती है आपकी उर्दू। क्या होता है? एक होती है हिंदी और एक होती है आपकी उर्दू। इसकी अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हिंदी जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था सन 1947 में आजादी के तुरंत बाद। और उर्दू की जब बात करते हैं तो उर्दू को हमने कब अपनाया था, तो ये अपनाया था सन 1989 से। कब? सन 1989 की जब बात करते हैं तो इस टाइम से आपकी उर्दू भाषा को प्रमुखता से क्या किया गया, अपनाया गया था। ठीक है, एक प्रश्न था और उस प्रश्न का हम कह सकते हो कि थोड़ा सा स्वरूप लेंगे क्योंकि आपका काफी टाइम जायजा हो रहा है। खास करके एक सूची दी हुई थी और सूची के अनुसार क्या था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्या करा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करें, मिलाएं। अगर जो इसकी संकल्पना की बात करते हैं तो जो सूची बनाई गई थी वो यूं थी कि आपका उत्तरी प्रांत, क्या नाम था, उत्तरी प्रांत की जब बात करते हैं खास करके उत्तरी प्रांत कम उत्तरी संयुक्त प्रांत नाम था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, क्या नाम था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत की जब बात करते हैं तो ये नाम कब दिया गया, तो ये नाम दिया गया था सन 1950 में। कब? सन 1950 में इसको नाम दिया गया। बाकी दूसरा जो संदर्भ था वो था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? दूसरा जो संबंध था वो था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत।
आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और ये जो नाम दिया गया, ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका सन 1937 में। कब? सन 1937 में। बाकी तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरा था संयुक्त प्रांत। क्या था? तीसरा था संयुक्त प्रांत। और इस संयुक्त प्रांत की जब बात करते हैं तो ये संयुक्त प्रांत जो इसे नाम दिया गया विशेषतः, ये कब नाम दिया गया? तो संयुक्त प्रांत जो नाम दिया गया वो दिया गया था सन 1877 में। कब? सन 1877 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे इसको नाम दिया गया। कब? सन 1877 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे इसको नाम दिया गया। बाकी अगर जो देखा जाए तो आपका डी और डी हो जाता है उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो ये कब नाम दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश जो नाम दिया गया वो दिया गया 1836 में। कब? ये दिया गया 1836 में। तो जाहिर सी बात है आपके सामने ऑप्शन थे, और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इस ऑप्शन के स्वरूप में अगर बात करें तो इसका क्रम क्या हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके क्रम में के रूप में अगर बात करें तो जो बिंदु आपको मिलता है खासा, उस बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो हमें कुछ नहीं पता, तो एक चीज तो जरूर पता है कि उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी सन 1950 को रखा गया था। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो संयुक्त प्रांत कब नाम रखा गया? तो ये रखा गया था सन 1937 में। आगरा एवं अवध का प्रांत जो रखा गया था वो रखा गया था सन 1836 में। और उत्तर पश्चिम प्रांत की जब बात करते हैं तो ये नाम रखा गया था सन 1836 में। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्रम बन के आता है वो आता है 4, 3, इसके बाद आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 2 और फिर आपका 1, यही आपका इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके बड़े सामान्य प्रकार के क्या होते हैं प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये आपको प्रमुखता से क्या हो जाता है देखने को मिलता है। क्वेश्चनों की जब बात करते हैं तो एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का 75वां जनपद क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश का 75वां जनपद कौन सा था? कौन सा है? और जाहिर सी बात है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 75वां जिला कौन सा है। तो 75वां जिला हमने चर्चा भी किया था अमेठी के रूप में। किसके रूप में? अमेठी की जब बात करते हैं तो ये अमेठी हमारे प्रदेश का क्या हो जाता है आपका 75वां जिला के रूप में देखने को मिलता है। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके उत्तर प्रदेश की जब बात करें, किसके अंतर्गत? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जिलों का क्या अनुपात है? क्या अनुपात है? सीधी सी बात, ये क्वेश्चन जो है वो आधारित कर रहा है हमारे यहाँ पे कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं। तो जाहिर सी बात है आपके कुल 18 मंडल हैं, कुल 18 मंडल हैं, और जिलों की संख्या क्या है? तो वो है आपकी 75। ठीक है। तो 18 मंडल और फिर आपके 75 जिले क्या हो जाते हैं इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। कितने? 18 मंडल और 75 जिले क्या हो जाते हैं इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके उत्तर प्रदेश के किस क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में खास करके अगर बात करें तो इस उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए एक बिंदु पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में, उत्तर प्रदेश के किस नगर में नगर निगम नहीं है? नगर निगम नहीं है। और इसके संदर्भ की बात करते हैं तो यहां पे जो आपको ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन का जो स्वरूप था वो ये था, एक था आपका अलीगढ़। क्या था? एक था आपका अलीगढ़। इसके अलावा बी की जब बात करते हैं तो बी था आपका मुरादाबाद। बी था आपका मुरादाबाद। साथ ही साथ बात करते हैं तो सी जो था वो था आपका संत कबीर नगर। क्या था? सी की जब बात करते हैं तो सी था आपका संत कबीर नगर। और डी की जब बात करते हैं तो डी कौन था? तो डी था आपका फैजाबाद। ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि यहां पे जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा संत कबीर नगर, अर्थात संत कबीर नगर में आपको कोई ऐसा मंडल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। संत कबीर नगर की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको नगर निगम नहीं देखने को मिलता है। बाकी की बात करते हैं तो फैजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, इन सब में क्या होता है आपको कहीं ना कहीं मंडल की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये बिंदु अगर जो क्लियर है तो यहां तक एक बार बता दें। क्यों? क्योंकि इसको जो हमने देखने की बात की वो कवायद करने का एक ही संदर्भ था कि इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। वीडियो नहीं चल रही है, कुछ
समस्या है? वीडियो तो चल रही है, ऐसा कोई ना, अगर जो वीडियो ना चलती तो इतने लोग जवाब कैसे देते? ठीक है, हो सकता हो कि आपके पेपर मतलब आपके मोबाइल में कोई इशू हो, तो एक बार थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई समस्या है नहीं फिलहाल, लेकिन अगर जो लगता है कि हमारे यहाँ पे जो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हो सकता हो कि आपको एक आध बिंदु लग रहा हो कि नहीं नहीं समस्या है, तो उस समस्या को आप देख सकते हैं। ठीक है, उस समस्या को आप देख सकते हैं और उसके लिए आप पेज को रिफ्रेश कर लें। ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक कोई समस्या है तो बता दें। ये देखो, इन्हें तो और कोई काम है ना, रीजनिंग के टीचर चेंज करो। अरे रीजनिंग के टीचर जानते हो कौन है? रीजनिंग के सम्राट हैं, पता नहीं कौन गांव से बैठे हो, लेकिन वो दिल्ली जैसे शहर में लगातार 15 साल से तुम जैसे पता नहीं कितने चाचा होंगे पढ़ा के उनकी नौकरी लगवा दिए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा किसी एक क्लास लेने से पहले 2-4 दिन सब्र होकर के देख लो। दा दीपक चौधरी नाम है उनका, एक ब्रांड है रीजनिंग के। रीजनिंग के टीचर चेंज करो, कुछ दिन बाद ऐसा आओगे कि यूपी जीके वाला चेंज करो, तो फिर आओगे ना ना साइंस नहीं अच्छा लग रहा है ना, जीके कैसे, हिंदी विवेक, अरे विवेक सर कहाँ पढ़ाते? मोहित सर को तो हिंदी आती नहीं है, जितनी बढ़िया हिंदी हमें आती है उतना बढ़िया किसी को ना आती है। तो ये चेंज करने वाला संदर्भ बदल दो। ठीक है, केवल पढ़ाई पे फोकस रखो। क्लियर है? चलो यहाँ पे हम बात करें किसका, खास करके ये अलग अलग संदर्भ आपके प्रश्न पत्र में क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो बिंदु के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर जो बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगला जो हम संदर्भ आज के साथ शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र का एक हिस्सा होता है, आपने सुने होंगे जो जिले होते हैं, और जिलों के क्रम में क्या होते हैं, कुछ इसके मुख्यालय होते हैं। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो उसी क्रम में आपको मिलता है किसका, खास करके जिला, और जिला के साथ मुख्यालय। अगर जो इसकी बात करते हैं तो उस क्रम में विशेषतः ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे 75 जिलों की संकल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो 75 जिले हैं उनके सामान्य मुख्यालय सेम ही है, लेकिन कुछ एक जिले ऐसे हैं जो क्या हो जाता है वो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले क्या हो जाता है, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। ठीक है, नाम वाले जिले। अच्छा, अभी यहां पे कोई लोग बोलेंगे कि बैच अब मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जितने पुराने बैच थे उसको मर्ज कर दिया गया, रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दिया गया, मतलब जितना इनके मन में आता है सारी चीजें बोल देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो क्लास चल रहा है वो 3:30 से 5 चल रहा है। ठीक है, और जो हमारी सूरमा बैच मतलब एक अलग बैच है उसकी क्लास जो है वो 10 बजे रात में चलती है। तो क्या 10 बज रहे हैं रात के? नहीं बज रहे ना, तो बिल्कुल सूरमा वाले जो हैं वो बिल्कुल ना परेशान हो क्योंकि उनकी क्लास अलग चल रही है, वहां पे हम पशुपालन करा रहे हैं, जबकि आपकी क्या है अभी इंटू वाली क्लास चल रही है जो कि आपका अलग टाइम टेबल है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि बैच मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा प्रखर का अलग संदर्भ है, आपके यूपीपीसीएल जेई का संदर्भ अलग है, साथ ही अगर देखा जाए तो आपका जो आईएएस वाला बैच है उसका अलग संदर्भ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो आपका विजेता बैच है उसका अलग संदर्भ है, मतलब जो बैच बनाए गए हैं वो मर्ज नहीं किए गए हैं, इस कारण परेशान ना हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा संदर्भ आपको नहीं मिलेगा जो आपको मिश्रित तरीके से देखे, मतलब कह सकते हो कि सबका अलग अलग संदर्भ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहां पे हम बात करें किसका, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले कुछ जिलों का। अगर जो हम संदर्भ लेना चाहें तो हम चर्चा करेंगे जो जिला है और जिला के क्रम में आपका मुख्यालय। ठीक है, जिला और जिला के क्रम में आपका मुख्यालय। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे तो आपका जो लखनऊ है, लखनऊ आप भी जानते हैं, तो लखनऊ का क्या होता है, कुछ एक मुख्यालय होगा, तो उसी क्रम में आपको जो मिलता है मुख्यालय और फिर आपका जिला। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ एक जिले ऐसे होते हैं जिन जिलों का क्या होता है, नाम अलग अलग तरीके से चेंज होता है। और इसमें अगर जो देखा जाए तो प्रमुखता से जैसे एक जिला है आपका अमेठी, इस अमेठी की अगर बात करते हैं तो अमेठी जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये आपके गौरीगंज में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गौरीगंज की जब बात करते हैं तो इस गौरीगंज में आपके अमेठी का क्या होता है, मुख्यालय आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, क्या हो जाता है, गौरीगंज की जब बात करते हैं तो गौरीगंज में आपके अमेठी जिले का मुख्यालय हो जाता है। ठीक है, गौरीगंज में क्या हो जाता है, आपके अमेठी जिले का मुख्यालय प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है,
गौरीगंज में अमेठी जिले का मुख्यालय प्रमुखता से देखने मिलता है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका संत कबीर नगर, क्या नाम होता है, संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपको खलीलाबाद के रूप में देखने मिलता है। किसके रूप में, खलीलाबाद के रूप में। तो खलीलाबाद की अगर बात करें तो खलीलाबाद क्या हो जाता है, आपके संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर जिला, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर जिला। गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो ये आपको देखने मिलता है नोएडा के अंतर्गत। कहां पे, नोएडा की जब बात करते हैं तो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय हो जाता है। साथ ही साथ कौशाम्बी और कौशाम्बी जिले के मुख्यालय की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पे, तो ये आपको मंझनपुर में देखने को मिलता है। कहां पे, मंझनपुर की जब बात करते हैं तो इस मंझनपुर में आपका कौशाम्बी जिले का मुख्यालय। क्लियर है। इसके साथ अगर बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा अंबेडकर नगर, किसका, अंबेडकर नगर। और इस अंबेडकर नगर की जब बात करते हैं तो इस अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहां पे हो जाता है, तो ये आपको देखने मिलता है अकबरपुर के रूप में। किसके रूप में, अकबरपुर के रूप में देखने मिलता है, खास करके जब हम अंबेडकर नगर की बात करते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कुशीनगर जिले का मुख्यालय। और कुशीनगर की जब बात करते हैं तो कुशीनगर का कौन सा होता है, तो कुशीनगर का आपका पड़रौना हो जाता है। कौन सा, कुशीनगर जिले का मुख्यालय आपको पड़रौना के रूप में देखने को मिलता है। यहीं पर अगर देखा जाए तो आपका कानपुर देहात, कौन सा, कानपुर देहात। तो कानपुर देहात जिले का भी क्या है, मुख्यालय आपका अलग है। और इसकी जब बात करते हैं तो ये आपको अकबरपुर माती के रूप में देख मिलती है। किसके, अकबरपुर माती के रूप में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों का नाम आपको सेम दिख रहा होगा, अकबरपुर और फिर आपका अकबरपुर माती। तो अकबरपुर अंबेडकर नगर से संबंधित है और कानपुर देहात का आपका क्या हो जाता है, माटी से संबंधित हो जाता है। देहात, देहात मतलब गांव देहात, तो देहात में माटी मिलता है, आप इसे रिलेट कर लीजिएगा। और अंबेडकर की जब बात करते हैं तो अंबेडकर अपने आप में काफी महान थे, पॉलिटी से संबंधित। और अकबर की जब बात करते हैं तो अकबर अपने आप में काफी महान था क्योंकि वो भारत देश का शासक था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, देहात अर्थात माटी। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ नगर जिला, कौन सा, सिद्धार्थ नगर जिला। और इस सिद्धार्थ नगर जिले की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कौन सा, तो इसका मुख्यालय जो है वो वर्तमान में आपका नवगढ़ है। क्या है, नवगढ़ की जब बात करते हैं तो ये इसका मुख्यालय प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनभद्र जिले का, किसका, सोनभद्र जिले का, तो सोनभद्र जिले का कौन सा मुख्यालय, तो ये आपको देख मिलता है रॉबर्ट्सगंज के रूप में। किसके रूप में, रॉबर्ट्सगंज की जब बात करते हैं तो रॉबर्ट्सगंज के रूप में सोनभद्र जिले का मुख्यालय प्रमुखता से। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा जालौन, और जालौन जिले के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कौन सा, तो इसका मुख्यालय है उरई। क्या हो जाता है, उरई की जब बात करते हैं तो उरई आपके जालौन जिले का मुख्यालय। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा संभल। ठीक है, संभल, और संभल जिले के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो संभल का विशेष नाम ध्यान रखिएगा, संभल का हो जाएगा पवासा। क्या हो जाएगा, पवासा विशेषतः नाम हो जाएगा। ठीक है, संभल जिले का मुख्यालय पवासा हो जाएगा। जबकि यहीं पर एक जिला अगर जो देखा जाए तो वो होता है फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जो फर्रुखाबाद होता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपको मिलता है फतेहगढ़ के रूप में। किसके रूप में, फतेहगढ़ के रूप में प्रमुखता से इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है। तो 75 जिले हमारे यहाँ पे चर्चा नहीं किए जाते हैं। अगर जो हम जिलों की संकल्पना की बात करते हैं तो जिलों के रूप में हमने प्रमुखता से देखा, जैसे अमेठी जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, अंबेडकर नगर, कानपुर, सोनभद्र, इसके अलावा संभल। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपका संत कबीर नगर, कौशाम्बी, इसके अलावा कुशीनगर, साथ ही सिद्धार्थ नगर, जालौन और फिर आपका फर्रुखाबाद। ये ऐसे जिले हैं जिनके क्या है, मुख्यालय अलग अलग हैं। सामान्यतः अगर जो हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मुख्यालय का संदर्भ होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो लगभग क्या है, आपके सेम है। ठीक है। अगर जो इनकी बात करें तो ये जिले क्या हो जाते हैं, ये आपके प्रमुखता से सेम देख मिलते हैं। लेकिन इनकी अगर बात करें, ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं तो इनका क्रम विशेषतः ध्यान रखिएगा किसको आधारित करते हुए, जब हम बात करें अपने यहाँ पे खास करके कुछ एक जिलों का संदर्भ जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण
नोट से अगर बात की जाए तो उस क्रम में खासा ध्यान रखिएगा कि ये जो मुख्यालय है वो आपके क्या है, अलग है, खास करके जिला के क्रम में। ठीक है, तो जिला से अलग क्या हो जाता है, इस मुख्यालय का नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां तक अगर जो बिंदु क्लियर है तो आप जरूर एक बार बता दें। यहां तक अगर जो बिंदु की बात करते हैं तो हमने जैसा कि चर्चा किया कि कुल 75 जिले हैं, लेकिन उन 75 जिलों के मुख्यालय क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इन जिलों की जब बात करते हैं तो इन जिलों के मुख्यालय अलग हैं, और यही तो बिंदु होता है, यहीं पे बिंदु बन जाता है आपके क्वेश्चन के स्वरूप में। अगर जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बन के आता है, कोई बाहर से नहीं बन के आता है। अगर जो यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आता है कि आपके सामने पुनः एक बार अगर जो हम क्वेश्चन के आधार की बात करें तो आपको देख मिलता है एक सूची के रूप में। ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए, सुमेलित करिए। सूची के क्रम में 2 सूची आपके सामने है और इन 2 सूचियों को क्या करिए, सुमेलित करिए। जैसे दे रखा है ए आपका अंबेडकर नगर, क्या है, ए है आपका अंबेडकर नगर। ठीक है, ए है आपका अंबेडकर नगर, जिसके मुख्यालय के सामने दे रखा है आपका अकबरपुर माती। क्या नाम है, अकबरपुर माती। ठीक है, अकबरपुर माती ये क्या हो जाता है, अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय हो जाता है। ठीक है, जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो बी होता है आपका कानपुर देहात। क्या होता है, कानपुर देहात। और कानपुर देहात की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पे, तो ये आपको नौगढ़ के रूप में देख मिलता है। कौन सा, नौगढ़ की जब बात करते हैं तो इस नौगढ़ में प्रमुखता से इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो आपका जालौन, क्या होता है, जालौन की जब बात करते हैं तो जालौन का मुख्यालय क्या हो जाता है, वो आपको देख मिलता है अकबरपुर के रूप में। किसके रूप में, अकबरपुर के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा अगला जो जिला होता है वो खास करके आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो ये जिला होता है सिद्धार्थनगर के रूप में। और इसके मुख्यालय की जब बात करते हैं, किसके, सिद्धार्थनगर जिले की, तो सिद्धार्थनगर जिले का जो मुख्यालय होता है वो प्रमुखता से क्या होता है, तो वो आपको उरई के रूप में देख मिलता है। किसके रूप में, उरई की जब बात करते हैं तो इस उरई के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसकी बात की गई, यहाँ पे मुख्यालय की बात की गई। अब जाहिर सी बात है मुख्यालय अगर जो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं इसके बारे में क्लियर किया है तो आपको ये बिंदु क्लियर हो जाएगा कि हमें नहीं पता लेकिन 2-4 बिंदु जरूर पता कि आपके सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, इसके अलावा जालौन का आपका उरई है। अभी हमने चर्चा किया कि देहात और देहात मतलब माटी। अगर जो अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो ये आपका अकबरपुर, तो यही तो इसका सही जवाब है। और इसी संदर्भ को कहीं ना कहीं पूछा गया था तो आप इसका सही जवाब कर सकते हैं कि इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको 3, 1 और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 4 और फिर आपका क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 की जब बात करते हैं तो ये इसका एक सही क्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बिंदु को अगर जो समझ पा रहे होंगे खास करके, क्योंकि इसके ऊपर क्या किया जाता है, इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपका प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है, यहां तक कोई संशय हो तो एक बार जरूर बता दें। ठीक है, यहां तक अगर जो कोई संशय हो तो एक बार जरूर बता दें, क्योंकि हमने इस बिंदु को इसी वजह से बताया, ये आपके प्रश्न पत्र में सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है सामान्य चीजें जो होती हैं वो कभी पूछी जाती हैं, कभी नहीं पूछी जाती हैं। जो एक्सेप्शन होता है, जो पहली बार होता है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपने भी सुना है कि जो 17-18 साल का प्यार होता है वो हमसे क्या होता है, सबकी नजरों में होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो उस क्रम में इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं जो हमारा प्रश्न बनता है वो इन्हीं आधारों को आधारित करते बनता है, जो अपने लिए क्या हो जाते हैं, कहीं न कहीं कह सकते हो कि सूचनाओं का एक संग्रह रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। शिवानी कह रही है नोट करने का टाइम दीजिए, तो नोट करने का तो बिल्कुल टाइम है, परेशान मत काहे होते हैं। नोट करने का पूरा पूरा आपके पास टाइम होता है, इसके लिए काहे परेशान होते हैं आप। जेके यादव करें पीडीएफ मिलेगा, नहीं पीडीएफ नहीं मिलता इसका, इस क्लास का तो बिल्कुल पीडीएफ नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो क्लास चलती है इस क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता है।
आपका कोड लगा है। अच्छा, हम देख रहे हैं 2-3 दिन से केवल यही चीजें चल रही हैं, आपका कोड लगा है, आपका कोड लगा है। अरे भैया, किसी का कोड लगाया हो, आपको 10% छूट से मतलब होनी चाहिए, ठीक है, कोड से नहीं मतलब होना चाहिए। और हमने देखा है, हालांकि कुछ लोग लगाए हैं, ऐसी बात ना है, बहुत सारे लोगों ने लगाया है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन किसका कोड लगा रहा है। और लेकिन ये जो बोलते हैं ना हर क्लास में जाके आपका कोड लगा, आपका कोड लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा पर्याय ये था कि आप कोर्स लेंगे तो आपको कुछ क्या हो, टीचर के कहने पे छूट मिले, तो जाहिर सी बात है वो छूट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूपी जीके का टीचर चेंज करो ना, होगा कुछ करोगे, यूपी जीके हम ही पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। चलो, यहाँ पे किसकी बात करें, खास करके जब हम प्रश्नों और सारे संदर्भों की बात करते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चलेगा। अब इसके आगे अगर जो बढ़ें तो हम अपने प्रदेश की अगर जो लोकेशन के आधार पर बात करें तो कुछ एक बिंदु ध्यान रखिएगा, काफी वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य स्थापित करिएगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोग बड़ी तेजी से क्या करते हैं, वही 2 दिन में यूपी जी के कैसे पढ़ें वो संदर्भ लेके चलते हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये गोला देख पा रहे हैं, ठीक है, ये इसी गोले की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी, इसी गोले की बात की जा रही है। और इस गोले के संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो गोला कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। गोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताएं पहले, ठीक है, गोला आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस चीज को जरूर बताएं, क्योंकि उसके आधार पे ही हम चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करने की बात करेंगे, ठीक है। ये गोला दिख रहा है, चलो अब की बार थोड़ा सा मोटा कर दिया जिससे आपको चीजें दिखें, क्लियर। ये गोला दिख रहा है, अगर जो गोला दिख रहा है तो आपको यहां से बिंदु कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बिंदु क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप इस गोले के बारे में जानते होंगे। अगर जो हम इसको आंख मूंद के आपके सामने बोल दें कि मान लो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब की अगर बात करते हैं तो ग्लोब आप भी जानते हैं, ग्लोब क्या करता है, पृथ्वी पे अलग अलग लोकेशन के बारे में क्या करता है, प्रमुखता से लोकेशन के आधार पे कह सकते हो कि उसका एक संदर्भ बताता है, क्या हो जाता है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बिंदु बताता है कि हमारे यहाँ पे ये जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब के आधार पे हम अलग अलग लोकेशन के क्या करते हैं, एक्सिस जानते हैं, और जाहिर सी बात है उसको जानने के लिए हमें कुछ एक बिंदुओं की चर्चा करनी पड़ती है। जैसे अगर जो हम बात करें तो इस ग्लोब के ऊपर आपने देखा होगा कि एक रेखा होती है जो होती है बिल्कुल बीचों बीच, और इस बीचों बीच की रेखा की जब बात करते हैं तो इसको हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, या इसी को हम अपने यहाँ पे अपने शब्दों में भूमध्य रेखा नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या जिसको इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। इसी के पैरेलल आपको 2 रेखाएं और देख मिलती हैं। उन 2 रेखाओं की जब बात करते हैं तो उनका संबंध क्या होता है, तो वो जो 2 रेखाएं होती हैं वो आपको यहां पर देख मिलती हैं। और इसकी जब बात करते हैं तो एक रेखा होती है यहां पर, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक रेखा होती है यहां पर, ठीक है। इन 2 रेखाओं की जब बात करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे 23.5 डिग्री रेखा। क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री रेखा, इसको भी क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री रेखा, क्लियर। आप जानते होंगे इस डिग्री रेखा का नाम भी होता है, खास करके अगर देखा जाए तो एक को हम अपने यहाँ पे कर्क रेखा कहते हैं, एक को हम अपने यहाँ पे मकर रेखा कहते हैं। इसी क्रम में अगला एक पड़ाव आता है और वो आपको देख मिलता है थोड़ा सा और ऊपर, और इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये रेखा देख मिलती है। और इस रेखा के क्रम में अगर बात करें तो यहाँ पे आप भी जानते हैं इस रेखा का जो संबंध होता है वो हो जाता है हमारे यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री की रेखा। क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री की रेखा इसे बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको बताने का पर्याय अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम रेखाओं की चर्चा करें तो इसी के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं बिंदु आधारित होगा, ठीक है। अब यहां पे आप भी जानते हैं इसके बाद 66.5 के बाद आपको अगला जो पड़ाव देख मिलता है वो हो जाता है यहाँ पे, और इसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और 0 डिग्री को हम अपने यहाँ पे ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव, या फिर जिसको हम पोल की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव या फिर पोल देते हैं। इसी आधार पे यहाँ पे भी क्या होता है, आपको 0 डिग्री देखे मिलता है, और इस 0 डिग्री को हम अपने यहाँ पे पोल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है, ग्लोब के आधार पे जो मैपिंग की जाती है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका संदर्भ आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बिंदु आता है कि हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, अगर जो हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएं तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है, चमकता है, और इससे क्या होती है, एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी निकलने के क्रम में सबसे पहला क्रम क्या करता है, ये
आपके भूमध्य रेखा के ऊपर सीधे तरीके से चमकता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सूर्य क्या करता है, कुछ दिनों के लिए आपका ऊपर चला जाता है खास करके, और जब ऊपर जाता है तो ये क्या करता है, आपके कहीं न कहीं कर्क रेखा पे चमकता है। और इसी तरीके से ये सूर्य क्या करता है, ये आपका नीचे भी जाता है, और इसकी जब बात करते हैं तो ये कुछ समय के लिए मकर रेखा पे चमकता है। ठीक है, ये बिंदु आपने भूगोल विषय में विस्तृत तरीके से सुना होगा सूर्य ऐनात और इसके लोकेशन के बारे में। अगर जो यहां पे देखा जाए, ठीक है, अगर जो इसकी बात करें तो आप भी देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन होता है ये सूर्य के बदलने के नाते यहाँ पे गर्मी और सर्दी का प्रभाव देख मिलता है, और उसी चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर जो हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये जो लोकेशन होगा यहाँ पे क्या हो गई, गर्मी की मात्रा अधिक हो जाएगी। कहां पे, इस लोकेशन की अगर बात करें तो इस लोकेशन में क्या होगी, आपकी गर्मी की मात्रा ज्यादा होगी, और गर्मी की मात्रा ज्यादा होने के नाते इस लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं, और खास करके इस लोकेशन को जो नाम दिया जाता है वो बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है, इस लोकेशन की अगर बात करते हैं तो इस लोकेशन को हम अपने यहाँ पे नाम देते हैं उष्ण कटिबंध। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे भारी मात्रा में क्या हो रही है, सूर्य की रोशनी पड़ने के नाते ये जो कटी है, मतलब इस पूरे क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इस कटिबंध में क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में गर्मी पड़ रही है, और इसी को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल की जब बात करते हैं तो ये आपको विशेषता देख मिलता है उष्ण कटिबंध के रूप में। क्लियर है, उष्ण कटिबंध की जब बात करते हैं तो उष्ण कटिबंध अर्थात ट्रॉपिकल जोन आपका क्या हो जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी स्थान तक प्रमुखता से। ठीक है, अगर जो यहीं पर हम समझाने की बात करें तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो अगला पड़ाव आता है वो आता है ऊपर के बिंदु के रूप में। और इस ऊपर के बिंदु की जब बात करते हैं तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि यहाँ पोल है, और पोल पे अगर जो हम सूर्य की संरचना के आधार पे बात करें तो सूर्य जब यहाँ पे चमक रहा था तो यहाँ इसकी रोशनी पहुंचने में काफी टाइम लग जाती है, और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। सेम पैटर्न आपका ऊपर भी होता है, और सेम पैटर्न क्या होता है आपका नीचे की तरफ भी होता है, जहां पे क्या होता है, बड़े स्तर पे आपका बर्फ जमा रहता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम देखें, हम अगर जो अपने यहाँ पे देखें तो कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, दो बिंदु देख मिलता है, चूंकि ऊपर बर्फ हो गई और नीचे गर्मी हो गई। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा अपने यहाँ पे खास करके आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसका संदर्भ यही होता है कि हम अगर जो कोई गर्म चीज को ठंडी चीज में डाल देते हैं तो वो क्या करती है, टेम्परेचर का आदान प्रदान करती है। विज्ञान विषय के अंतर्गत इस बिंदु को पढ़ा होगा कि जब किसी गर्म चीज को ठंडी चीज में मिला दी जाती है तो वो क्या करती है, अपना टेम्परेचर का आदान प्रदान करती हैं, और इसी बिंदु को आधारित करते हुए हमारा अगला पड़ाव आपको देख मिलता है। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो ये बीच वाला पट्टी होता है, कौन सा, इस बीच वाले पट्टी की जब बात करते हैं तो इस बीच वाले पट्टी का जो संदर्भ होता है वो इसी को आधारित करते देखने को मिलता है। ठीक है, इस बीच वाले पट्टी की जब बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, चूंकि ठंडी और गर्मी की मात्रा क्या हो रही है, बराबर हो रही है। क्या हो रही है, ठंडी और गर्मी की मात्रा बराबर हो रही है, अर्थात इधर से क्या हो रही है, बर्फ आ रही है। ठीक है, इधर से अगर जो देखा जाए तो इधर से क्या हो रही है, गर्म हवाएं आ रही हैं, और गर्म हवाएं इसको मिक्स कर रही हैं, और इधर से क्या हो रही है, आपकी ठंडी हवाएं अर्थात बर्फ वाली हवाएं इधर की तरफ जा रही हैं। तो इसके कारण जो आपका एक टेम्परेचर बन रहा है वो आपको देख मिल रहा है समशीतोष्ण प्रकार का। किस प्रकार का, समशीतोष्ण प्रकार का आपका टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्या बोलता है, सेमी ट्रॉपिकल जिसको बोला जाता है। मतलब यूं कह सकते हो कि यहां पे ना तो अधिक मात्रा में गर्मी है, ना तो अधिक मात्रा में क्या है, सर्दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहां पे सेमी ट्रॉपिकल की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, सेमी ट्रॉपिकल इन द सेंस कह सकते हो कि ऐसी लोकेशन जहां पे चूंकि बर्फ में जाते तो ज्यादा ठंडी होता है, और अगर जो गर्मी में आते तो ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जब दोनों मिक्स कर लिए तो उस कंडीशन में आप भी जानते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, ना तो ज्यादा मात्रा में गर्मी होगी, ना तो कह सकते हो कि ज्यादा मात्रा में क्या हो जा, यहां पे आपको कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ठंडी होगी। ठीक है, अच्छा, मैम आज आपकी क्लास लेके गई हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ना पढ़ाएं तो हम यूपी जीके पढ़ाना बंद कर दें, मजाक करते हो, परेशान ना हो। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी क्योंकि इसका बेस इसी के ऊपर आधारित है। हम यहाँ पे इसको जो बताने का क्रम ले रहे हैं उसी से आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो जो आपका पिटारा, चूंकि सरप्राइज जो खुलता है वो पीछे आपका एक बैकग्राउंड बना के ही खुलता है, तो उसको बनाने के लिए हमें एक बेस तैयार करना पड़ा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हे हमारा भी यही सही हो जावा, यूपी जी के पढ़ाओ। अच्छा, तमाशा पढ़ा रहे हैं,
नहीं समझ में आ रहा है क्लास बंद करके भाग जाओ, लेकिन अगर जो क्लास में बैठे हो तो कायदे से बैठे रहो, ठीक है, बदतमीजी ना किया करो। चलो यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे, यहां पे हम बात कर रहे थे इस लोकेशन को। लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश का जो लोकेशन होता है, अगर जो इसकी बात करें तो जनरली आपने सुना भी होगा और जानते भी हैं कि हमारे प्रदेश के क्रम में जब इस लोकेशन की बात की जाती है तो यहां पे क्या हो गया, ये समशीतोष्ण लोकेशन हो गया, ठीक है। बिंदु यहीं पे आपका आधारित होता है, क्यों, क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं इस बिंदु का, अगर जो आप उत्तर प्रदेश के लोकेशन के बारे में जानते होंगे, हालांकि चर्चा भी करेंगे, अगर जो उत्तर प्रदेश के लोकेशन के बारे में जानते होंगे तो उसका जो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उसकी स्थिति होती है वो आपको यहां पर देख मिलती है, ठीक है। अगर जो हम सीधी बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन के आधार पे आपको स्थिति देख मिलती है वो यहां पे होती है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश का अगर जो हम संदर्भ लें तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो आपका क्लाइमेट होना चाहिए था, जो जलवायु होना चाहिए था, जो मौसम होना चाहिए था, वो आपका समशीतोष्ण प्रकार का होना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, उष्ण प्रकार की होती है। अब ऐसा क्यों होता है, जबकि उष्ण हमने देखा कि इधर होना चाहिए कायदे से, लेकिन कंडीशन क्या होती है, अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा अगर जो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो एक बिंदु हम यहाँ पे आधारित करेंगे, ठीक है। बिंदु क्या होगा, बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बिंदु जो होता है वो होता है यूपी के मैप के हारे में। अगर जो हम बात करें, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टूटा फूटा मैप है, और इस मैप के सहारे अगर जो हम बात करें तो आप भी जानते हैं कि इस मैप के आधार पे हमारे जो पूरा प्रदेश है इसी तरीके से डेवलप है, ठीक है। प्रदेश के डेवलपमेंट के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश बना हुआ है वो क्यों बना है, वो बना है आपके हिमालय की चोटी, किसके, हिमालय की चोटी, ठीक है, हिमालय की चोटी। और इसके अलावा ये जो निचले भाग की बात करते हैं जो आपको देख मिलता है किसके रूप में, ये हो जाता है आपका बुंदेलखंड का पठार, क्लियर। यहां पे अगर देखा जाए तो ये आपकी होती है हिमालय, और हिमालय के अलावा अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपका होता है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का अर्थात पठारीय भाग, ठीक है, दक्षिण का पठार, या जिसको हम बुंदेलखंड की संज्ञा देते हैं। यहां से हम किस चीज को निकालना चाह रहे हैं, विश्वास कहीं ना कहीं चीजों को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो बुंदेलखंड चूंकि पठार है, भूगोल विषय में आपने बड़े स्तर पे पढ़ा होगा कि जो पठारीय भाग होता है जब उस पे सूर्य का टेम्परेचर पड़ता है तो वो बड़ी तेजी से गर्म नहीं होता है, लेकिन एक बार जब गर्म हो जाता है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। सेम पैटर्न हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय एक ऐसा भाग है जो हमारे यहाँ पे काफी ऊंचा है, और अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हिमालय के ऊपरी भाग में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक मात्रा में बर्फ जमी रहती है, ठीक है। यहां पे क्या होती है, कुछ एक मात्रा में आपकी बर्फ जमी रहती है, अर्थात हिमालय की चोटी पे क्या होता है, बड़े स्तर पे आपके बर्फ जमे रहते हैं। ये बात क्लियर है। तो बुंदेलखंड में आपके क्या होती है, गर्मी होती है। हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय में क्या होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में ठंडी होती है। लेकिन पुनः ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे थे किसका, कि हमारा प्रदेश का जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो समशीतोष्ण होना चाहिए था। आखिर उष्ण क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा समशीतोष्ण कब होता है, समशीतोष्ण तब होता कि जब उष्ण हवाओं से क्या होती, आपकी ठंडी हवाएं मिलती। टेम्परेचर तभी तो चेंज होता जब समशीतोष्ण हवाएं आपके गर्म हवाओं से मिल पाती। संयोग क्या होता है, क्योंकि हिमालय की जब बात करते हैं तो इस हिमालय के होने के नाते हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये जो इधर से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं जिनको हम नाम देते हैं साइबेरिया की हवाएं। क्या नाम देते हैं, साइबेरिया से आने वाली हवाएं। अगर जो बात करें तो साइबेरिया से आने वाली जो आपकी ठंडी हवा होती है, इस ठंडी हवा का जो प्रकोप होता है, क्योंकि हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय आप भी जानते हैं करीब करीब 8,850 मीटर, अर्थात देखा जाए तो 9 किलोमीटर तक क्या है, ऊंचाई तक है। तो इस कारण से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहां पर नहीं आ पाती हैं। देखा जाए तो हमारे प्रदेश के अंतर्गत क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हिमालय होने के नाते आपके पार नहीं हो पाती हैं। अब जाहिर सी बात है जब ये हवाएं यहां पर आ ही नहीं पाई तो केवल क्या हो गया, इस अपने प्रदेश को गर्मी की ही मात्रा मिल पा रही है, और गर्मी की मात्रा मिलने के नाते ही कहीं ना कहीं हम अपने यहाँ पे क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ आप अगर जो इस लोकेशन को देख पाए तो इस लोकेशन में क्या है,
इधर के लोकेशन में हमें सूर्य के द्वारा मिलने वाली क्या हो रही है, गर्मी मिल रही है। और गर्मी मिलने के क्रम में अगर देखा जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं, उपोष्ण नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं, उपोष्ण की संज्ञा देते हैं। उपोष्ण मतलब एक ऐसा प्रदेश जहां पे क्या है, गर्मी की मात्रा सबसे ज्यादा है। ठीक है, भूमध्य रेखा से जाने वाली जो आपकी गर्मी होती है वो इधर की तरफ चली जाती है और इस कारण से हमारे प्रदेश में क्या होता है, बड़े स्तर पे आपको गर्मी की मात्रा देखने मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये गर्मी पूरे साल भर नहीं बनी रहती है। जैसा कि आज का समय है, आज हमें सर्दी क्यों देख मिलती है, इसके पीछे भी रीजन है। क्या, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे विज्ञान विषय में आपने एक बिंदु पढ़ा होगा और उस विज्ञान विषय का जो बिंदु होता है वो होता है गुप्त उष्मा का, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का जो संदर्भ होता है, आपने सुना भी होगा कि जो विभिन्न प्रकार के आपके वस्तु होते हैं उनमें क्या होता है, अपनी कुछ एक गुप्त उष्मा होती है जो क्या करती है, अपने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है। जैसे अगर जो देखा जाए, जब हमने चर्चा किया कि आपके हिमालय पे क्या है, चोटी पर बर्फ जमी है। एक चीज बता दीजिए, अगर जो आपके प्रदेश में गर्मी है तो ये गर्मी क्या करेगी, इसमें कुछ अपनी लेटेंट हीट होती है, अपनी गुप्त उष्मा होगी, तो ये गुप्त उष्मा क्या करती है, इस बर्फ को पिघलाने का कार्य करती है। और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा खास करके हमारे यहाँ पे सर्दियों के समय पे या बरसात के समय पे कि जिस दिन बरसात में क्या होता है, बर्फ के गोले पड़ते हैं, उसके अगले दिवस ठंड हमें ज्यादा लगती है। उसका रीजन यही होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो आपकी गर्मी की मात्रा थी, गुप्त उष्मा थी, वो सारी चली गई आपको बर्फ के पिघलाने में। सेम पैटर्न होता है कि आपके तराई वाले भाग में जो हिमालय की तलहटी पर खास करके बर्फ जमे हैं, उसको पिघलाने के लिए ये गर्मी चली जाती है और इस कारण से वहां पे एक बैकलॉन्ग हो जाता है। और बैकलॉन्ग होने के नाते हम देखते हैं कि सर्दियों में क्या होता है, प्रदेश के अंदर कड़ाके की सर्द भी पड़ती है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश में उपोष्ण प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो सर्दी का स्वरूप होता है वो यूं होता है कि हिमालय के ऊपर पड़ी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए प्रदेश की गर्मी बहुतायत में इस्तेमाल होती है। तो तराई वाले लोकेशन में आप जानते हैं कि बड़े स्तर पे कड़ाके की सर्दी भी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो सर्दी का संदर्भ होता है वो साइबेरिया से आने वाली हवा नहीं होती है, बल्कि हिमालय पे पड़ी हुई जो बर्फ होती है उसको पिघलाने के नाते आपके प्रदेश की गर्मियां चली जाती हैं, तो आपका प्रदेश खाली खाली हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे सर्दी पड़ती है। यहां तक बिंदु अगर जो क्लियर है तो हमें लगता है कि आज की हमने पूरी क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। हालांकि अभी और भी क्लास का संदर्भ है, लेकिन यहां तक बताएं। क्लियर? मजा नहीं आ रहा? अरे तो मजा तब आएगा ना, सीधी सी बात है। मजा कब आता है? मजा तब आता है जब आपकी पसंद की चीजें चलती हैं। आप अगर जो गांव से संबंधित होंगे तो गांव में नाच नौटंकी देखे होंगे, ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे, तो वहां पे मजा कब आता है? जब आप 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं, 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं और गाने की फरमाइश क्या होती है, कुछ अलग होती है। ठीक है, तो आप यहाँ ना तो पुरस्कार दे रहे हैं ना तो हम आपके गाने को गा रहे हैं, तो कैसे मजा आए? जिस दिन आपका ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम होगा उसमें जब खड़े होंगे और आप 10 रुपए 20 रुपए का पुरस्कार खास करके देंगे, तब क्या होगा, मजा आएगा। ठीक है, हद है पूरी तरीके से। इन्हें पढ़ना नहीं है, केवल बस बकैती काटनी है। अरे यहां तक पूछ रहे हैं, इस बिंदु में कोई ऐसा है संदर्भ जो ना समझ में आया हो? हमने जिस चीज की चर्चा की वो यूं चर्चा किया, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में क्या होती है, गर्मी की भी मात्रा होती है और सर्दी की भी मात्रा होती है। तो इस गर्मी और सर्दी का अभिप्राय क्या है? ठीक है, इस गर्मी होने का और सर्दी होने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश का जो लोकेशन है वो तो कायदे से होना चाहिए था समशीतोष्ण। हम इस बिंदु को आधारित कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश का अगर जो टेम्परेचर देखा जाए तो हमारे प्रदेश का तो टेम्परेचर होना चाहिए था समशीतोष्ण, लेकिन ये बात क्या हो जाती है, ये बात आपकी उलट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश का तो टेम्परेचर जो होता है वो समशीतोष्ण ना होकर के ये किस प्रकार का हो जाता है, ये अगर जो इसकी बात करें तो ये आपको देख मिलता है किस प्रकार का, ये वर्तमान में हमारे प्रदेश का जो टेम्परेचर होता है वो आपको देख मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खासा। अगर जिसकी बात करें तो ये हो जाता है सेमी एरिड टाइप का। ठीक है, किस प्रकार का? अगर जिसकी बात करते हैं तो ये विशेषता है। ठीक है, तो हमारे प्रदेश का टेम्परेचर अगर जो देखा जाए तो कायदे से समशीतोष्ण होना चाहिए था, लेकिन ये समशीतोष्ण तो नहीं होता है, बल्कि ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है उपोष्ण प्रकार का। किस प्रकार का? अगर जिसकी बात करते हैं तो हमारे प्रदेश का जो टेम्परेचर होता है वो आपको उपोष्ण प्रकार का देख मिलता है। उपोष्ण क्यों होता है? उपोष्ण की सारी हिस्ट्री हमने पूरी तरीके से कर लिया। ठीक है, बिल्कुल रिपीट करेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है,
परेशान मत होइए, क्योंकि हम रिपीट भी करेंगे जहां पे हमने चर्चा किया, एक बार पुनः देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश को आधारित करते हुए, इस टेम्परेचर को आधारित करते हुए सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश का टेम्परेचर ऐसा क्यों होता है। उस हमने पूरी प्रक्रिया को समझने की यहाँ पे दरकार की। तो आप भी जानते हैं जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब की पूरी अवस्थिति को समझा। अवस्थिति के आधार पर हमने देखा कि जब सूर्य चमकता है तो वहां पे क्या होता है, गर्मी होती है, और इस कारण से उसको हम ट्रॉपिकल जोन या फिर उष्णकटिबंधीय लोकेशन बोलते हैं। दूसरा होता है पोल का लोकेशन, जहां पे बर्फ क्या होती है, जमी होती है, और इस बर्फ और खास करके गर्मी वाले क्षेत्र को हम समशीतोष्ण मानते हैं, अर्थात सेमी ट्रॉपिकल जोन मानते हैं। उसका संदर्भ यूं होता है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो अभी हम चर्चा भी करेंगे कि हमारा जो लोकेशन है वो मैप में यहां पर बैठता है, और इस हिसाब से हमारे प्रदेश का टेम्परेचर समशीतोष्ण होना चाहिए था। लेकिन हमने बताया कि हमारे प्रदेश का टेम्परेचर क्या हो जाता है, समशीतोष्ण नहीं बल्कि उष्णकटिबंध वाला है, अर्थात उपोष्ण प्रकार का है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है, हिमालय हमारे उत्तर में खड़ा है, और ये हिमालय क्या करता है, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं उसको आने ही नहीं देता, तो सर्दी कहां से हो, केवल क्या बचती है, गर्मी बचती है। और इस कारण हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में गर्मी की मात्रा बहुतायत में देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सर्दी, जैसा कि आजकल समय भी है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रजाई में बैठे हुए, यूपीजी के पढ़ लें, यूपीजी के पढ़ लें, बहुत ठंडी लग रही है, कैसे पढ़ें, पुलिस बनना है, कांस्टेबल बनना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस कारण से जब पढ़ना पड़ेगा तो रजाई ओढ़ के बैठे होंगे। उनकी अगर बात करते हैं तो उनके लिए क्या संदर्भ है कि हमारे यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन उसका रीजन होता है लेटेंट हीट, और ये लेटेंट हीट क्या करती है, हिमालय पे पड़ने वाली बर्फ को पिघलाने के लिए चली जाती है, तो पूरा प्रदेश खाली खाली हो जाता है, और इस कारण से यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में सर्दी भी देखने मिलती है। तो ये बिंदु उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है। यहां तक बिंदु क्लियर है। चलिए, साइबेरिया क्या है, तो साइबेरिया एक लोकेशन है, ऐसी मान्यता है कि रूस में एक जगह पड़ता है साइबेरिया, और उस लोकेशन की बात करते हैं तो वो कहीं यहाँ पे आपको मिलता है, और वहाँ पे यही सीन होता है कि बड़े स्तर पे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो ठंडी वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ठंड हवाएं होती हैं, और ठंड हवाओं का प्रकृति होता है बड़ी तेज से क्या करती हैं, ये प्रवाहित होती हैं। तो इस क्रम में आपको ये बिंदु देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, इसी बिंदु के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के लोकेशन की बात की, तो हमारे प्रदेश का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये हमारे लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने चर्चा किया कि हमारे प्रदेश का लोकेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश का जो लोकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो अगर जो आपने ग्लोब समझ लिया और इस ग्लोब पे देख लिया कि हमारे उत्तर प्रदेश का लोकेशन है, तो उसके आधार पे आप चीजों को समझ पाएंगे। उसी कारण से हमने पूरी तरीके से विस्तृत क्या किया, उसके बारे में चर्चा किया। अब अगर जो हम यहाँ पे मैप के सहारे उस चीज को रिलेट कराना चाहें तो आप देख सकते हैं हमने किसके बारे में चर्चा किया, हमारा प्रदेश यहाँ पर स्थित है। ठीक है, हमारा प्रदेश यहाँ पर स्थित है, यानी कि हमारे बिल्कुल नीचे से क्या हो रही है, 23.5 डिग्री की रेखा जा रही है। ठीक है, तो एक हम संदर्भ अगर जो यहाँ पे आपको कह दें कि बिल्कुल हमारे नीचे से क्या होती है, आपके 23.5 डिग्री की रेखा जाती है, तो ये हमारा कहना गलत होगा, बता दीजिए। हमने कहा कि हमारे बिल्कुल नीचे से क्या हो रही है, एक आपकी 23.5 डिग्री की रेखा है जो क्या कर रही है, बिल्कुल नीचे से होके गा रही है। तो इसकी कथा के रूप में क्या हम गलत हैं, बताइएगा। यहां पे हमने चर्चा किया कि हमारे बिल्कुल नीचे अगर जो हम मैप की बात करें तो मैप के आधार पे 23.5 डिग्री की रेखा क्या हो रही है, हमारे बिल्कुल नीचे से होकर गुजर रही है। क्या बिल्कुल नीचे से होकर गुजर रही है ना, ये बात तो तथ्यात्मक रूप से सही है। तथ्यात्मक रूप से अगर जो सही है तो बिल्कुल सही है कि 23.5 डिग्री की रेखा हमारे बिल्कुल नीचे से होकर के गुजरती है। और एक बिंदु और आप जानते होंगे, हमारे यहाँ पे एक रेखा का और संदर्भ होता है, और वो जो रेखा होती है वो होती है आपकी क्या होती है, अक्र रेखा, वक्र रेखा। रेखा बड़ी टेढ़ बा, लेकिन अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये रेखा गुजरती है यहां से करीब करीब। अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहां से ये रेखा गुजरती है, और आपने सुना भी होगा इलाहाबाद का नैनी लोकेशन। क्या इलाहाबाद के नैनी लोकेशन की बात करें और आपका जो मिर्जापुर का लोकेशन होता है वहां से ये रेखा गुजरती है, और इस रेखा की जब बात करते हैं तो इसका जो क्रम हो जाता है वो आपको प्रमुखता से देख मिलता है। और इस रेखा को हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं 82.5 डिग्री की रेखा। क्या बोलते हैं, इसको हम 82.5 डिग्री की रेखा बोलते हैं। सामान्यतः आप इसको अपने यहाँ पे खास करके अगर देखा जाए तो इसको टाइम लाइन रेखा के रूप में जानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इंग्लैंड में आपका ग्रीनविच
टाइम लाइन है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो GMT की जब बात की जाती है तो GMT के परिपेक्ष में जो हमारी टाइम लाइन है वो 5.5 घंटे आगे है, वो आपको मिलता है 82.5 डिग्री की रेखा, जो कि क्या होती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। क्लियर है, यहां तक बिंदु आपका क्लियर है, यहां तक आपका बिंदु क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खास करके मानक रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा की जब बात करते हैं तो ये आपको प्रमुखता से देख मिलता है 82.5 डिग्री की रेखा के रूप में। क्या हो जाता है, 82.5 डिग्री रेखा की जब बात करते हैं तो इस क्रम में आपको मिलता है। क्योंकि हमने इसका व्हाइट कलर इस वजह से चूज किया जिससे आपको क्या हो, चीजें दिख जाए। ठीक है, खैर नहीं दिख रहा है तो फिर इसको हम एक बार ब्लैक से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्लैक को लेने की बात कर लेते हैं, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु आपका क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ पे जो मानक समय है खास करके उसकी अगर बात की जाए तो उसका क्रम आपको किसके रूप में दे मिलता है, तो मानक समय रूप का खासकर का जो संदर्भ है वो आपको दे मिलता है किसके रूप में, तो ये हो जाती है 82.5 डिग्री की रेखा। इसको दिखाने का जो पूरा पर्याय है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, इसको दिखाने का जो संदर्भ होता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि अगर जो हमारे 23 डिग्री की रेखा बिल्कुल नीचे से है और 82.5 डिग्री की रेखा बिल्कुल बीचों बीच से है, तो इसका मतलब हमारे जो बिंदु होंगे वो इसी के आगे पीछे होंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारा कल ही हमने चर्चा किया था कि जो ये अंतिम वाला बिंदु है वो क्या है, वो आपको 23.5 डिग्री रेखा के थोड़ा सा ऊपर देख मिलता है, और थोड़ा सा ऊपर होने के नाते का जो इसकी बात की जाए तो ये हो जाती है 23 डिग्री 52 मिनट। कितना, 23 डिग्री 52 मिनट। आप जानते हैं ग्लोब पे इसके जो विस्तार होते हैं वो आपको अक्षांश और देशांतर के रूप में मिलते हैं, और इस आधार पर अगर जो देखा जाए तो हमारे प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका हो जाता है 23 डिग्री 52 मिनट। और इसके साथ ही चूंकि इसका विस्तार क्या होता है, ऊपर तक होता है, यूं आपने देखा यहां तक विस्तारित है नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के ये आगे विस्तारित होता है 31 डिग्री 28 मिनट तक। कब तक, 31 डिग्री 28 मिनट तक। तो यूं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, क्या है, हमारे प्रदेश में खास करके जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार हमारे प्रदेश का जो देख मिलता है, अर्थात अक्षांश में इसका कितना विस्तार है, तो वो आपको देख मिलता है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के आपका हो जाता है 31 डिग्री 28 मिनट तक। कितना, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके किसकी बात की जा रही है, अक्षांशीय विस्तार की जब बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 58 मिनट। क्या इस बिंदु को समझ पा रहे हैं, और यहीं पर अगर जो समझ पा रहे हैं, ठीक है, यहीं पर अगर जो समझ पा रहे हैं तो इसके आगे अगर जो हम बात करें विशेषतः अगले बिंदु की, तो अगला जो संदर्भ होता है हमारे सबसे पश्चिमी जिले के रूप में होता है, और जाहिर सी बात है कि जो हमारा सबसे पश्चिमी जिला होगा वो सबसे कम मानक धारित करेगा। और यहां पे अगर बात करते हैं तो ये आपका सबसे पश्चिमी लोकेशन खास करके शामली के रूप में देख मिलता है, और शामली की जब बात करते हैं तो इसका जो विस्तार होता है वो होता है 77.5 डिग्री। कितना, 77 डिग्री 30 मिनट। क्या हो जाता है, 77 डिग्री 30 मिनट की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको विशेषतः देखने को मिलता है। कितना, इसकी अगर बात करते हैं तो ये हो जाती है 77 डिग्री 30 मिनट। क्या हो जाता है, 77 डिग्री 30 मिनट की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको विशेषतः मिलता है, और इसका जो विस्तार होता है वो आगे यहां अर्थात बलिया की जब बात करते हैं तो यहां तक होता है, और इस विस्तार की जब बात करते हैं तो ये होता है 84 डिग्री 39 मिनट। इस लाइन को लिखने का मतलब यही था कि अर्थात बड़ा नंबर जो होगा वो इसके बाद होगा और छोटा नंबर जो होगा वो इसके पहले होगा। आप इसको कंफ्यूज ना करें, इस कारण से हमने इन दोनों बिंदुओं को आधारित किया कि 23.5 डिग्री की रेखा जब हमसे नीचे होती है इसका मतलब इसके ऊपर जो डिग्री होगी वो बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके से 82.5 डिग्री की रेखा जो बीचों बीच होकर जाती है तो इससे पहले का जो संदर्भ होगा वो कम होगा और इससे आगे का संदर्भ जो होगा वो आपका ज्यादा होगा। क्रम की अगर बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार हमने देखा 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। और इसी प्रकार अगर जो हम अपने यहां पे देशांतरीय विस्तार की बात करें, किसकी, देशांतरीय विस्तार की बात करें जो देशों में कहीं न कहीं अंतर का संदर्भ रखती है, तो इसका विस्तार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के आपको देखने मिलेगी 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के ये जो विस्तृत है वो आपको देखने मिलेगी 84 डिग्री 39 मिनट तक। ठीक है, तो ये बिंदु लगभग आपका क्लियर होगा
कि हमारे प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है और हमारे प्रदेश का जो क्या है देशांतीय विस्तार है वो कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये प्रमुख रूप से आपको मिलता है, खास करके जब हम बात करते हैं किसका, अक्षांश और देशांतर का। किसका, अक्षांश और देशांतर की जब बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार, और इसी के साथ अगर बात करें तो हमारे प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये आपके प्रदेश का देशांतरीय विस्तार प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। क्लियर है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके प्रश्न पत्र का प्रमुखता से एक हिस्सा हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके प्रश्न पत्र का एक हिस्सा होता है कि हमारे प्रदेश का अक्षांशीय और अक्षांश के अलावा देशांतर का जो विस्तार है वो कितना हो जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के क्रम में अगर बात करें तो हमारे प्रदेश का अक्षांश और देशांतर में विस्तार कितना है, तो इस क्रम को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधा सा प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार की जब बात करते हैं तो ये प्रमुखता से क्या हो जाता है, आपको बिंदु के रूप में मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि हम इस प्रदेश के मैप के अनुसार चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि हिमालय जो बना था वो हिमालय बना था तेथिस नाम के सागर से। ठीक है, आप भी जानते हैं एक आपकी गोंडवाना प्रकार की लैंड थी जो तेथिस सागर में क्या हो गई थी, इंटर हुई थी, और इस कारण से आज जो आपकी आकृति है हिमालय उसकी संरचना हुई है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस प्रकार का लैंड है, अर्थात ये जो पठार का भाग होता है, नो डाउट हमारा जो ये ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग क्या है, ये तो हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है, ये हिमालय का भाग है। आप भी जानते हैं हिमालय की तलहटी, अर्थात कह सकते हो कि जो शिवालिक श्रेणी होती है, कौन सी, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी के रूप में देखने को मिलती है। क्या होती है, शिवालिक श्रेणी के रूप में देखने मिलती है। जबकि अगर हम मध्य भाग की बात करें तो ये मध्य भाग क्या हो जाता है, ये गंगा का मैदान होता है। क्या होता है, ये गंगा यमुना का मैदान हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये जो खास करके क्या है, आपका पठार है। इस पठार की जब बात करते हैं तो ये पठार काफी पुराना पठार है, और इसकी जब बात करते हैं तो इसके संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये किस प्रकार की जमीन है, तो ये हमारे यहाँ पे प्राचीनतम, किस प्रकार की, प्राचीनतम गोंडवाना प्रकार की क्या है, लैंड है, अर्थात गोंडवाना प्रकार की क्या है, ये आपकी जमीन हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे प्रदेश के अनुसार अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारा प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। किस प्रकार की हो जाती है, ये आपकी प्राचीनतम गोंडवाना लैंड के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, यहां तक अगर जो बिंदु क्लियर है तो आपको बहुत सारी चीजें आ गई होंगी, आ गई कि नहीं आई। ठीक है सर जी यूपी जी के है कि और कुछ है, ये नैनीताल का साइंस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नैनीताल वाला साइंस नहीं पढ़े हो, वही है। अरे बाप रे बाप, राजकुमार चौहान। ठीक है, राजकुमार चौहान का कहना है, इन्होंने कह सकते हो कि सुपर काम्बो बैच इसीलिए लिया है कि ये परचम लहराएंगे। ठीक है, 1170 रुपया खर्च किए हैं, सदुर अपने दादा कमाई खर्च किए हो, थोड़ा एक बार देख ले तो कि किस तरीके से पैसा कमाते हैं, समझ में आ जाता। ससुरा को इतना ना समझ में आ रहा है कि 1170 रुपये में बैच लिए हैं तो नौकरी ले लें, कम से कम उस पड़ोसी को जवाब दे दें। नहीं, इन्हें क्या करना है, आई लव यू करना है। ठीक है, अरे आई लव यू करोगे, प्रत्यक्ष दुनिया में कुछ ना मिलेगा, बाद में बार बार यही करते रह जाओगे। लेकिन एक बार अगर जो अपना परचम लहरा लोगे ना सफलता का, तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, और उसके बाद जितना तुम आई लव यू बोल रहे हो सकता है उसके दुगुना क्या होंगे, आई लव यू बोलने वाले तुम्हारे पीछे चले। नहीं तो आज इसे आई लव यू बोलना, कल अगली क्लास में आई लव यू बोलना, फिर तीसरी कोर्स में आई लव यू बोलना, चौथी कोर्स में आई लव यू बोलना, क्योंकि तुम्हारा क्रम ही यही हो जाएगा, सफलता तुम्हें ना मिलने वाली, सीधी सी बात। क्यों, क्योंकि भाई साहब तो आई लव यू के पीछे दीवाने हैं। 1 4 3 व्हाट डू मीन, क्या बोलती तुम, कुछ बोलोगी, मर जाओगे ससुर। पढ़ लो पढ़ लो, इतना पैसा खर्च के लिए है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो इसकी जब बात करते हैं तो यहां तक बिंदु आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई संशय हो तो एक बार बता दें। ठीक है, एक बार यहां तक अगर जो कोई संशय हो तो एक बार पुनः हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा संदर्भ की जब बात करते हैं तो संदर्भ को आधारित करते हुए कोई ऐसा संदर्भ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई बिंदु अगर जो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो कि संदर्भित देखने को मिलता है। ठीक है,
क्लियर? तो यहां तक चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिएगा इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ने की जब बात करते हैं तो अगला जो हम संदर्भ चूज करेंगे वो चूज करेंगे इसी को आधारित करते हुए, क्योंकि इसके आधार पे अगर जो बात करें तो ध्यान रखिएगा इसी के आधार पे हमारा जो अगला पड़ाव आता है वो आता है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है, और उसी प्रश्न को हम देखने की कोशिश करेंगे। कौन सा? एक प्रश्न पूछा गया था आपके उत्तर देश को आधारित करते हुए, क्योंकि आप भी जानते हैं हमने अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार को प्रमुखता से देखा। ठीक है, प्रमुखता से हमने क्या किया, इस अक्षांश के और देशांतरीय विस्तार को प्रमुखता से क्या किया, देखा। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो अक्षांश और देशांत का विस्तार है इसका भी कुछ संदर्भ होता है, और इसी संदर्भ की अगर बात करते हैं तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आप भी जानते हैं दिशा के आधार पे हमने कई बार चर्चा किया कि हमारा जो दिशा का क्रम होता है वो इस तरीके से होता है, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। जाहिर सी बात है, हम अगर जो अपने उत्तर देश की बात करें तो उत्तर देश का सबसे पूर्वी लोकेशन आपका ये है, बलिया है। ठीक है, सबसे पूर्वी की जब बात करते हैं तो सबसे पूर्वी क्या हो जाता है आपका बलिया के रूप में देखो मिलता है। क्या होता है? सबसे पूर्वी की जब बात करते हैं तो सबसे पूर्वी आपका बलिया बिंदु हो जाता है, और जबकि सबसे पश्चिमी की जब बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी आपका शामली हो जाता है। इसी के अलावा सबसे उत्तरी की जब बात करते हैं तो सबसे उत्तरी क्या हो जाता है, ये आपका सहारनपुर के रूप में मिलता है, और जबकि सबसे दक्षिणी की जब बात करते हैं तो आपका सोनभद्र हो जाता है। ठीक है, लोकेशन के आधार पे हमने क्या किया, इसके एक्सिस को देख करके विभिन्न बिंदुओं को हमने अध्ययन किया। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो इसको एक चीज और आधारित करिएगा, कई बार प्रश्न पत्र का हिस्सा होता है कि अगर जो हम उत्तर से दक्षिण क्या करें, अगर जो हम क्या करें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, अर्थात यूं कह सकते हो कि ये हमारा अंतिम बिंदु उत्तर का है और ये हमारा अंतिम बिंदु दक्षिण का है, तो इसकी लंबाई को अगर जो हम नापे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, इस बिंदु की अगर जो हम क्या करें बीचों बीच लंबाई लेने की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आप भी जानते हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है आपके प्रदेश की वो है आपकी 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर प्रमुखता से आपको देखने मिलता है जब हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश की उत्तर से दक्षिण क्या हो जाता है, उत्तर से दक्षिण जो आपकी क्या हो जाती है चौड़ाई देख मिलती है वो आपकी 240 किलोमीटर होती है। जबकि इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अंतिम बिंदु हमने क्या माना, अंतिम बिंदु हमने माना यहाँ पे शामली के रूप में, और शामली के साथ यहाँ पे अंतिम बिंदु माना बलिया का। तो इसको अगर जो हम मिलाएंगे तो ये वाला जो बिंदु बनता है, ठीक है, ये वाला जो बिंदु बनता है ये आपका क्या हो जाता है चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में। इसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाता है पूरब से पश्चिम। क्या हो जाता है? पूरब से पश्चिम की जब बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम का जो इसका स्वरूप होता है वो आपको प्रमुखता देख मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि कुछ आंकड़ों में ये 640 किलोमीटर दिया हुआ है, जबकि कुछ आंकड़ों में ये आपका 650 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम आंकड़े की बात करते हैं। ठीक है, जब हम आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़े के अंतर्गत विशेषता ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आंकड़ों के स्वरूप में एक बिंदु होता है 650 किलोमीटर का, और एक बिंदु जो होता है वो होता है आपका 640 के रूप में। ठीक है, तो यहां तक बिंदु तो जल्दी बताओ, कोई समस्या हो तो फिर उसके आगे नहीं बढ़े। इसके आगे बढ़ने की कवायद करेंगे, लेकिन फिर बताओ ना कोई दिक्कत हो अगर जो, नहीं पता चली कि हम आगे बढ़ जाएं और इन्हें समझ में ना आया। कुछ है ऐसा? चलिए एक अलग पड़ाव की बात करते हैं इसके अलावा। ठीक है, क्या हो जाता है, इसके अलावा और अलग पड़ाव की बात करते हैं।
कोई कह रहा, क्या कह रहा? अच्छा, आप बताते कम, टाइम पास ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हाँ ये हो सकता हो, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें लगती हैं, टाइम पास वाला संदर्भ ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके कमेंट को बिल्कुल ना देखा जाए, तो कमेंट अगर जो बंद कर देंगे तो फिर ना देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कमेंट देखने का मतलब यही होता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वो जो डब्ड सेशन का मतलब होता है, उसका मतलब यही होता है कि आप में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अगर जो लग रही है आपको कि नहीं कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, तो बिल्कुल ना देखा जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। उससे हमें ही आसानी होगी, चीज़ों को हम और आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये आपके लिए देखा जाता है, बाकी कोई दिक्कत ना, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे तो हम कभी ना कमेंट देखते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम चीज़ों की क्या करें, यहाँ पे बात करें। क्लियर? यहाँ तक बिंदु क्लियर है? तो चलिएगा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो आप भी जानते हैं हमारा जो प्रदेश है, उस प्रदेश के बारे में कई बार एकाध संकल्पनाएं आपको आधारित देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहला बिंदु जो आता है वो आता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। पोलियो वाला तो ना है ना, पोलियो वाला ना है। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा और इसको चौड़ा बना देते हैं, ठीक है। इस क्रम में अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, कुछ एक आपका उत्तर प्रदेश का संदर्भ देखने को मिलता है, ठीक है। इस उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, ठीक है, हालांकि हम एक रफ मैप बना के चल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो इस उत्तर प्रदेश की बात करें कुछ इसी तरीके से है। आप भी जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? अगर जो इसकी बात करते हैं तो इस उत्तर प्रदेश को हम क्या करते हैं, 3 प्रमुख भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में प्रमुखता से डिवाइड करते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? अगर जो देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो भाग होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे सबसे उत्तर में क्या है, आपका हिमालय है। सबसे उत्तर में क्या है, आपका हिमालय है। और हिमालय की जब बात करते हैं तो हिमालय से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की नदियां आती हैं और नदियां अपने साथ नई नई मिट्टी लाती हैं। और नई नई मिट्टी लाने के क्रम में अगर देखा जाए तो एक विशेष पट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक विशेष पट्टी का निर्माण होता है। और इस पट्टी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये जो पट्टी बनती है वो इस तरीके से बनती है। और इसमें भी क्या होता है, 2 तरीके से विस्तार आपको देख मिलता है, ठीक है। इस पट्टी की बात करते हैं तो इस पट्टी में भी क्या होता है, 2 तरीके से आपको विस्तार देख मिलता है। जहां पे अगर बात करें तो जो सबसे ऊपरी क्रम होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के कण, चूंकि नदियों के द्वारा लाए जाते हैं मिट्टी, और इस मिट्टी के कण की जब बात करते हैं तो इस मिट्टी के कण क्या होते हैं आपके, इनकी साइज जो होती है, चूंकि नए नए पत्थर टूटे होते हैं। अब जब नए पत्थर टूटेंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखे भी होंगे कहीं पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां पे देखा होगा कि कक्कड़ पत्थर की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली भाग की बात की जाती है, ऊपरी पट्टी की बात करते हैं, तो इसमें मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी साइज बड़ी बड़ी होती है। जबकि अगले भाग की अगर बात करते हैं तो अगले भाग में क्या होता है, इस मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? अगले भाग की जब बात करते हैं तो इस मिट्टी के कण आपके छोटे छोटे प्रकार के हो जाते हैं। क्योंकि आप भी जानते होंगे हमारे यहाँ पे जो मिट्टी का संदर्भ होता है वो कैसे होता है भाई, जाहिर सी बात है, ऊपर से कोई पहाड़ टूटा तो किसी नदी में गिरा, और नदी में गिरने के साथ ही साथ क्या हो गया, वो आगे बढ़ते बढ़ते कहां चला गया, वो चला गया आपके मैदानी भाग में। तो जाहिर सी बात है कि बीच में और भी पहाड़ उसके साथ मिले होंगे, और वो जब पहाड़ मिलते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में टकराव करते हैं। और आपस में टकराव करने के नाते क्या होता है, उनमें विखंडन होता है। विखंडन इन द सेंस कह सकते हैं कि वो टूटने लगते हैं, और टूटने के नाते कह सकते हो कि उनके जो साइज की बात की जाती है वो साइज क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब छोटी होती चली जाती है तो इन छोटे छोटे मिट्टी के कणों में पानी की मात्रा फंस जाती है। और पानी की मात्रा फंसने के क्रम में अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि इस क्षेत्र को हम अपने यहाँ पे विशेषतः नाम भी दे देते हैं। खास करके इस ऊपर वाले भाग की जब बात करते हैं तो इस ऊपर वाले भाग को क्या नाम दिया जाता है, तो ये ऊपर वाला भाग हमारे यहाँ पे भांवर नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भांवर के नाम से जानते हैं। भांवर के क्रम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें क्या देख मिलता है, तो यहाँ पे हमें
कंकड़ पत्थर विशेषतः देखने को मिलते हैं। क्या होता है? कंकड़ पत्थर की जब बात करते हैं तो इस कंकड़ पत्थर की मात्रा बड़े स्तर पर देख मिलती है। जबकि अगले भाग की जब बात करते हैं तो ये जो पट्टी है ये आपके तराई के रूप में देख मिलती है। और तराई में क्या होता है? तराई में चूंकि मिट्टी की पार्टिकल छोटी छोटी हो जाती हैं तो यहां पे आपको जल धारण क्षमता इसकी बहुत अच्छी देख मिलती है। और जल धारण मतलब कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और इसी कारण से कह सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या होता है? दलदल भूमि का प्रभाव भी देख मिलता है। किसका? दलदल भूमि की जब बात करते हैं तो दलदल भूमि का भी प्रभाव देख मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जहां पे दलदल भूमि होगी वहां पे मच्छर बड़ी मात्रा में उत्पादित होंगे। और ध्यान रखिएगा, जहां पे मच्छर उत्पादित होंगे वहां पे कुछ एक बीमारियां भी आपको देख मिल सकती हैं। जैसे अगर जो देखा जाए तो आपका डेंगू हो सकता है, डेंगू के अलावा मलेरिया हो सकता है, मलेरिया के अलावा यहीं पर आपको हाथी पांव भी देख मिल सकता है। और हाथी पांव के अलावा अगर देखा जाए तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस अर्थात जिसको हम नाम देते हैं मस्तिष्क ज्वर। क्या नाम देते हैं? मस्तिष्क ज्वर की जब बात करते हैं तो मस्तिष्क ज्वर भी क्या होता है? यहां पे आपको देखने को मिलता है, जिसको हम जेई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। तो ये सारी प्रमुख बीमारियां आपके क्या हो जाती हैं? कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके तराई वाले भाग में देखने को मिलती हैं। तो पहले भाग की जब बात करते हैं तो पहले भाग को हम क्या नाम देते हैं? पहले भाग को हम खासा अपने यहाँ पे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं भांवर एवं तराई का मैदान। क्या बोलते हैं? पहले भाग को हम अपने यहाँ पे खास करके इस भाग को भांवर एवं तराई का मैदान कहते हैं। भांवर एवं तराई का मैदान कहते हैं। भांवर एवं तराई का मैदान इसको नाम दिया जाता है। ऊपरी भाग की जब बात करते हैं जहां पे कंकड़ पत्थर की मात्रा होती है उसे भांवर बोला जाता है। अगले भाग की जब बात करते हैं जहां पे मिट्टी के पार्टिकल छोटे छोटे हो जाते हैं उनको हम तराई वाले भाग की बात करते हैं। ठीक है, अगर जो यहां पे देखे, ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो जैसा कि तराई में हमने देखा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो दलदल भूमि होगी। और दलदल भूमि होने के नाते मच्छर पैदा होंगे। और मच्छर पैदा होने के नाते डेंगू, मलेरिया, हाथी पांव, मस्तिष्क ज्वर, ये अलग अलग बीमारियां आपके तराई वाले क्षेत्र में बड़े स्तर पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जो हम दूसरे भाग की बात करें तो हमारे प्रदेश का जो अगला पड़ाव आता है दूसरे भाग के रूप में वो आपको देख मिलता है निचले क्रम में। और निचले क्रम की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है अगर इसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र होता है ये पश्चिमी क्षेत्र क्या हो जाता है? ये आपके पठार के रूप में देख मिलता है। किसके रूप में? अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे पठार के रूप में देख मिलता है। और पठार से विस्तृत होने के नाते चूंकि लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार होता है। तो बुंदेलखंड पठार की जब बात करते हैं तो इसका संदर्भ ये होता है कि ये जो भाग है वो हमारे यहाँ पे जो दक्षिणी क्षेत्र है खास करके विंध्याचल, इसके अलावा पठारीय भाग के रूप में कैमूर, हिमालय, इन सब चीजों की जब बात करते हैं तो उनका विस्तृत स्वरूप क्या हो जाता है ये आपको देखने को मिलता है। तो पठार या बुंदेलखंड पठार की बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है आपके प्रदेश के अगले भाग में। आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जैसा हमने बताया कि नदियां निकलती हैं और नदियां क्या करती हैं? बड़े स्तर पे आती हैं। आने के क्रम में क्या करती हैं? वो अपने साथ रोज नई मिट्टियों को लेकर के आती हैं। क्या करती हैं? अपने साथ नई प्रकार की मिट्टी लाती रहती हैं। और इस कारण से ये जो हमारा मध्य भाग होता है, क्या होता है? ये जो हमारे प्रदेश का मध्य वाला भाग होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं। कौन सी? कई सारी नदियां निकलती हैं, चाहे वो राप्ती नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे आपकी यमुना नदी हो। और इन नदियों के विस्तार के नाते यहाँ पे क्या होता है? अधिकतर मात्रा में नई प्रकार की मिट्टी लाई जाती है। और नई प्रकार की मिट्टी लाई जाने के क्रम में अगर देखा जाए तो इस भाग को हम एक नाम भी दे देते हैं, खास करके चूंकि ये हिमालय की तलहटी और बुंदेलखंड पठार के बीच में भाग पड़ता है तो इस कारण से इसको हम नाम दे देते हैं मध्य के रूप में। और जाहिर सी बात है कि बीच में पड़ रहा है तो इस कारण से मध्य नाम दिया। और मध्य नाम दिया तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और मिट्टी से बनता है आपका मैदान। और मैदान बनने के नाते इसको हम नाम दे देते हैं, कभी कभी हम गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं और कभी कभी इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम मध्य मैदान की भी संज्ञा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश का जो अगला पड़ाव आता है, अगला जो भाग आता है वो आता है ये वाला दूसरा। और इस दूसरे की जब बात करते हैं तो इसको हम मध्य मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश को
प्राकृतिक भाग के आधार पर अगर देखा जाए, बनावट के आधार पर अगर देखा जाए, तो बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रमुखता से अगर जो देखा जाए तो पहला जो भाग होता है वो होता है भांवर एवं तराई का मैदान, जहां पे ऊपरी पट्टी भांवर के रूप में और निचली पट्टी आपके तराई के रूप में है। क्योंकि नई नई नदियां अपने साथ नई नई मिट्टी लाती हैं, तो इस कारण से जो आपका मध्य भाग होता है, इस मध्य भाग को हम खासा नाम ही दे देते हैं। कभी कभी तो इसको कह सकते हो कि गंगा जमुना का मैदान भी कहते हैं। और मुख्यतः से अगर जो देखा जाए तो बीच में पड़ने वाला एक मैदानी भाग, तो इस कारण से इसको हम मध्य मैदान का भी नाम देते हैं। तीसरा क्रम होता है आपका निचला वाला, जो कि पठारीय भाग से बना हुआ है, और इस कारण से इसको नाम भी दिया जाता है पठारी क्षेत्र, या फिर जिसको हम बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला पहलू आप समझ पाए होंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताएं, यहां तक क्लियर है बिंदु? अगर जो क्लियर है तो फिर विशेषतः आंसू कह रहा है थैंक यू सर, बाय, थोड़ा रेस्ट चाहिए, नेक्स्ट क्लास भी है, और क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, हमें भी पता है कि आपका टाइम हो चुका है, तो कह सकते हो कि इसके बाद हम यहीं तक बिंदु को रखते हैं, और फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशेषतः क्रमों की जब बात करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ों को आधारित करते हुए हम अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं, ये आप जानते भी हैं। और कोई कह रहा था कि सर इतना डिटेल मत बताइए, डीप में ना जाइए, मतलब गहराई में ना पढ़ाइए, ऊपर ऊपर पढ़ा दीजिए। तो भैया ऊपर ऊपर अगर जो प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन में आपका संदर्भ होता तो हम जरूर पढ़ा देते, लेकिन हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ छलावा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ पूरी तरीके से तन्मयता से जुड़े हुए हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि अब की बार आखिरी बार, हमें ये ना करना है कि अब की बार परचम है तो परचम में एडमिशन ले लिया, अगली बार कोई और आएगा तो उसमें एडमिशन ले लिया, कोई और कोर्स नया आया तो उसमें एडमिशन ले लिया। ये क्रम नहीं करना है, केवल एक बार पढ़ना है, विस्तृत तरीके से पढ़ना है, आखिरी बार पढ़ना है, जिससे हमें सिलेक्शन लेना है। भाई इस पूरे व्यापार मंडल में थोड़ी ना हमें अपने क्या करना, बिजनेस चलाना है। हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, जो हमारे मम्मी और पापा का सपना है वो साकार हो जाए। हमें उस अपने पड़ोसी को जवाब देना है जिसने हमें बार बार बोला है तुमसे नहीं हो पाएगा। खास करके एक बार डीजे लगवा लें अपने दरवाजे पर, और डीजे लगाने के बाद उसको क्या करें, नागिन धुन पे डांस करा लें। बस यही हमारी संकल्पना है, उसको हम साकार करें, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ठीक है, हमें करना क्या है, अब की बार अंतिम बार इसी संकल्पना को लेकर के पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस कारण से हो सकता हो कि कहीं कहीं चीजें थोड़ा डीप हो जाती हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश होगा कि लगभग हर एक पहलू को हम समझाते हुए आपके साथ जुड़ते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।